Hello students, welcome to Biolog online classes. My name is Lucky Jha एंड स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, प्रजनन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जो क्लास 12th है, 12th क्लास के अंदर भी आरबीएससी सीबीएसई बोथ दोनों के अंदर जो है ये रिप्रोडक्शन की जो है वो यूनिट पाए है, ठीक है ना। तो यूनिट जो है वो पाई जाती है। तो देखिए रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है ये क्लास 10th के लिए भी है एंड 12th के लिए भी है। हम इसको थोड़ा हायर क्लास लेवल के अकॉर्डिंग ही इसे कवर करेंगे। क्लास नीट हम जो है वो नीट के अकॉर्डिंग ही इसका कंटेंट लेंगे, लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ सकते हैं एंड 12th के भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज एक नया चैप्टर है प्रजनन। क्लास 10th के अंदर तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस इस नाम से चैप्टर है एंड सीधा सीधा क्लास 12th में दे रखा है। तो देखिए रिप्रोडक्शन के बारे में अपन बात करें प्रजनन, तो सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले आती है परिभाषा की बात करें अपन कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism produce own kind of similar or dissimilar new organisms। देखें प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि लाइफ को चलाने के लिए, मतलब लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। मतलब ये हमारी लाइफ के दौरान होने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके कारण एक नई लाइफ प्रोड्यूस होती है। इसमें लिखा है ना, जैसे इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब इस प्रजनन के द्वारा जो है वो कोई भी एक जीव अपने समान या असमान संतति को उत्पन्न कर सकता है। अपने समान या असमान संतति, सिमिलर भी प्रोजेनी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है, असमान जो है संतति है वो भी हो सकती है। जैसे अपन अलैंगिक जनन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, केवल एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है। तो उस एक ही पेरेंट से जो है वो एक नई प्रोजेनी बनती है, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। जबकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो ह्यूमन बींग में जो एक नई प्रोजेनी जो बनती है, जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होती है, वो ना कम्प्लीटली अपने फादर की जैसी होती है, ना कम्प्लीटली अपनी मदर की जैसी होती है। तो हम उसको डिसिमिलर मान सकते हैं, असमान। तो समान या असमान संतति ना, सिमिलर और डिसिमिलर न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन से बिल्कुल हमें क्लियर है कि रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसी सिमिलर या डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर सकता है, ठीक है ना। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब एक बात को समझिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस का मीनिंग है कि जो लाइफ में होती है ना एक्टिविटी, और जो लाइफ से रिलेटेड है। मेन सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकल का मीनिंग होता है रिलेटेड टू लाइफ। मतलब ये लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेसेसरी नहीं है लाइफ के लिए। अगर कभी भी ना देखिए रिलेटेड टू लाइफ बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या मीनिंग है इसका कि भाई अगर आपको कोई एक नई ऑर्गेनिज्म बनाना है, अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है, कोई जीव उत्पन्न करना है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन ही एकमात्र हमारे पास उपाय है कि रिप्रोडक्शन करवाएंगे तभी नई से नई जो है वो लाइफ बन सकती है। लेकिन ऑलरेडी एक प्रेजेंट एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग है, स्टेराइल कपल्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टेराइल कपल होते हैं, बंधे जो है दंपति होते हैं, तो उनके जो है वो ऑफस्प्रिंग्स नहीं होती है, ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनी, उनकी संतानें नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा तो हैं।
मतलब जो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब आज कोई एक पर्सन है तो उसकी लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। एक नई लाइफ को प्रोड्यूस करने, किसी एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए प्रजनन जो है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो लाइफ से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के कारण एक नई लाइफ जीवित होती है, एक नई लाइफ बन सकती है, ठीक है ना, बनती है। तो इस कारण से इसे कहा है बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है जो लाइफ से रिलेटेड हो, जीवन से संबंधित होता है। लेकिन किसी की कोई अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो इसके कारण उसकी लाइफ रुक नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। बस नए जीव नहीं उत्पन्न हो पाएंगे, ये क्लियर रखिएगा। तो जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। साथ साथ में इसमें कहा सिमिलर यानी समान संतति और डिसिमिलर, है ना। समान कब होगी? जब अलैंगिक जनन से उत्पन्न होगी, बात करेंगे सब। डिसिमिलर कब होगी? जब लैंगिक जनन से उत्पन्न होगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये आपकी प्रजनन की परिभाषा हो गई, जो रिप्रोडक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर नहीं लिया जाता, प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं लिया जाता। तो जो हम फिजियोलॉजी की जो यूनिट पढ़ते हैं, कार्य की जो यूनिट पढ़ते हैं पूरी, उसमें रिप्रोडक्शन को शामिल नहीं किया गया। डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, नर्वस सिस्टम है, वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं हम। लेकिन देखें वहाँ पर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, अब वो एक्टिविटी जो उनमें पढ़ाई गई है उनमें से कोई भी एक्टिविटी रुक जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। आपका नर्वस सिस्टम ना काम करे, तंत्रिका तंत्र काम ना करे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। ब्रेन काम नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रहेगा इंसान। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन रुक गया तो इंसान मर जाएगा, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं होती तो इंसान मर जाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन ना हो तो, प्रजनन ना हो तो नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है ना। वो खुद तो इंसान जिंदा है ना, भले ही वो आगे न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता। सो प्लांट फिजियोलॉजी में इसीलिए रिप्रोडक्शन को अलग रखा गया है। ये फिजियोलॉजी का पार्ट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको एम्ब्रियोलॉजी के अंदर रखा जाता है, जो भ्रूणिकी पढ़ते हैं तो उसके अंदर रखते हैं, है ना, एम्ब्रियोलॉजी में। अब देखें रिप्रोडक्शन जो है ये लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ का मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे अपन बात करें लाइफ स्पान की, जीवन काल, जीवन काल लाइफ स्पान की बात करें सो देखें द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, बर्थ से, ठीक है ना, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है इसको कहते हैं जीवन काल, लाइफ स्पान कहते हैं। फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। मतलब देखें लाइफ से रिलेटेड है, साफ सी चीज़ है, ठीक है। तो मतलब देखें जब किसी इंसान का जन्म हुआ और उसके बाद जब उसकी डेथ हुई, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, बाय एक्सीडेंटली डेथ नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें अपन तो कुछ लोग हैं जो 25 साल में मर जाते हैं, ठीक है ना, 25 ईयर्स में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कुछ है जो 100 साल तक भी जिंदा रहते हैं, कुछ 100 से ऊपर भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि काफ़ी सभी ऑर्गेनिज्म, है ना, किसी किसी का तो जन्म होते ही कोई मर जाता है। तो मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना अलग अलग लाइफ टाइम होता है उसका, ठीक है ना, लाइफ स्पान होता है। लेकिन हम एक पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ की बात करते हैं, एक जाति की बात करते हैं कि आज ह्यूमन बीइंग का एवरेज जो लाइफ स्पान लिया जाता है वो 100 ईयर्स माना जाता है, ठीक है ना। क्या माना जाता है? 100 ईयर्स उसका लाइफ स्पान है। जीवन काल उसका 100 साल का मानते हैं अपन, ठीक है। तो लाइफ स्पान जो होता है वो प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ का मतलब है जब जो बॉडी की जो सेल्स है वो अपने आप ही, अब उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अपने आप खत्म हो जाए, कि हमारी सेल्स में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हैं वो नेचुरली खत्म हो जाए, तो उसको अपन कहेंगे कि भाई अब बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, ये डेथ की कंडीशन है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अपन डेथ की कंडीशन। ये नहीं कहते कि भाई कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो डेथ हो गई, किसी को छोटी उम्र में कोई डिजीज हो गई तो उसकी डेथ हो गई, वो लाइफ स्पान नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है ना। वो लाइफ स्पान नहीं होगा, वो एक तरीके से हम कहें तो अकाल मृत्यु होती है वो, ठीक है। तो उसको अपन लाइफ स्पान में नहीं गिन सकते, ठीक है।
तो नेचुरल डेथ होनी चाहिए, मतलब जब सेल्स की एक्टिविटी जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाए, है ना। एक सेल का भी पर्टिकुलर वर्क करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो ये चीज़ है। तो नेचुरल डेथ होनी चाहिए जब बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नेचुरली खत्म हो जाए। तो उस बीच जन्म से लेकर के जो उसका नेचुरल डेथ है ना, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ है, उसके बीच का जो समय है उसको जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पान कहा जाता है, ठीक है ना, लाइफ स्पान कहा जाता है। अब एक बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, जो लाइफ स्पान है, लाइफ के दौरान क्या क्या होता है। जैसे बात की जाए कि सपोज कीजिए कोई 100 साल जिंदा रहता है, मनुष्य की बात करती हूँ मैं, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो 100 साल जिंदा रह रहा है। अब उस 100 साल के अंदर दौरान उसने कौन कौन सी एज देखी है, मतलब अपने लाइफ में उसने किस किस फेज को उसने जो है वो देखा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फेजेस ऑफ लाइफ कि मतलब अगर हम फेजेस ऑफ लाइफ देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है जो है लाइफ स्पान क्या है वास्तव में। फेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रावस्थाएं। देखिए फेजेस ऑफ लाइफ की बात करें तो सबसे फर्स्ट फेज आती है चाइल्डहुड फेज। क्या आती है? चाइल्डहुड फेज, यानी बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था, चाइल्डहुड फेज जो है वो सबसे फर्स्ट फेज होती है, यानी जन्म से लेकर के जो लगभग 10 ईयर्स तक, ठीक है ना, 10 वर्ष तक की, ठीक है। तो 10 ईयर्स तक जो होता है, ठीक है ना, 10 ईयर्स तक की हम बात करें, जन्म से लेकर के 10 ईयर्स तक, ठीक है ना, लगभग, तो वहां तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन कहते हैं चाइल्डहुड फेज, बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अभी बॉडी नई नई बनी है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बॉडी ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना, बॉडी ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। आपको ये भी देखा होगा आपने कि इस वक्त पर जो बच्चे होते हैं उनका बीमारियों से विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि इनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, ठीक है, WBC इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, तो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है इनकी। तो इसका मतलब है कि चाइल्डहुड फेज जो होती है वो एक तरीके की ग्रोइंग फेज होती है, ठीक है ना। उस वक्त पर बॉडी के ऑर्गन्स और जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है ना, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते। तो मैच्योर होने की जो है वो मैच्योर होने से पहले की ये फेज है। साथ साथ में हमें यहाँ पर जो लाइफ की जो फेजेस हम पढ़ने वाले हैं उसको रिप्रोडक्शन से कनेक्ट करना है। वैसे तो देखो लाइफ फेजेस के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अब हर किसी की बात तो हम यहाँ करेंगे नहीं, हम करेंगे केवल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ कि क्या चाइल्डहुड फेज में कोई रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट इज़ अ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है ना। क्या होती है ये एक तरीके की प्री रिप्रोडक्टिव फेज होती है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अनडेवलप्ड, ठीक है, जो प्रजनन अंग होते हैं वो अविकसित होते हैं, है ना, उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, इस कारण से इसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज का है। वैसे देखा जाए तो जैसे जुवेनालिटी की फेज जो होती है, जो किशोरावस्था होती है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होने लगता है, और कोई पर्सन उस वक्त पर रिप्रोडक्शन कर भी सकता है, ठीक है ना, कर भी सकता है जुवेनालिटी फेज में। लेकिन देखा जाए तो बायोलॉजिकली देखा जाए तो वो एग्जैक्ट मतलब जुवेनालिटी फेज के अंदर कोई मैच्योर नहीं होता कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है ना, मतलब गैमेट्स तो बनेंगे किशोरावस्था में, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के लिए एक एप्रोप्रिएट एज नहीं मानी गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रजनन के लिए एक बिल्कुल सही काल जो है वो नहीं माना गया है किशोरावस्था का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, चाइल्डहुड फेज के अंदर तो भाई रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसलिए प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। क्यों? क्योंकि प्रजनन अंग अविकसित होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं। तो हमें सारे चेंजेस की बात नहीं करनी कि हमें कौन कौन से चेंजेस मिलेंगे, केवल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वही हमने बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डेवलप नहीं होते इस फेज में। सेकंड हम बात करें यहाँ पर जुवेनालिटी, किशोरावस्था, तो उसके बाद हमें किशोरावस्था यानी जुवेनालिटी फेज देखने को मिलती है।
अब देखिए जुवेनाइलिटी फेज, किशोरावस्था जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर आती है। जैसे कि हम बात करें जैसे कि जितने भी हॉट क्लाइमेट वाले एरियाज़ हैं, ठीक है ना, जितने भी हॉट क्लाइमेट वाले एरियाज़ हैं, जैसे ज़्यादातर एशिया के अंदर देखा जाए, अपने इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में क्या होता है कि लगभग 12-13 साल से, ठीक है ना, 12 या 13 साल से लेकर के, ठीक है ना, 12 और 13 एज से लेकर के 18 या 19 साल तक की जो एज होती है, इसे जुवेनाइलिटी फेज में काउंट किया जाता है। ठीक है, हर जगह पर अलग अलग कंडीशन है। जैसे आप यूएस वाले एरियाज़ के अंदर चले जाएं, अमेरिका वगैरह जो है, वहाँ पर जुवेनाइलिटी थोड़ी सी लेट आती है, बिकॉज किशोरावस्था जो है ये टेम्परेचर और एनवायरनमेंट पूरा इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। जुवेनाइलिटी फेज जो होती है वो टेम्परेचर के कारण इफेक्ट होती है, तापमान से प्रभावित होती है। जैसे कि अगर आप साउथ अफ्रीका वाले रीजन में जाएं तो वहाँ पर जुवेनाइलिटी जल्दी आती है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी जैसे ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पर भी टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर जुवेनाइलिटी फेज जल्दी देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसी के अगर अपन ऑपोजिट बात करें तो अगर आप यूके वगैरह एरियाज़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर क्या मिलेगा कि लोग जो है वहाँ पर जल्दी, ज़्यादातर क्या होती है, सर्दियाँ होती है या बरसात का मौसम होता है, मतलब टोटल ठंडा रहता है, ठीक है ना मौसम। तो वहाँ पर क्या होगा कि जुवेनाइलिटी फेज थोड़ी सी लेट आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जुवेनाइलिटी फेज टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, बिकॉज जुवेनाइलिटी फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन जिसको अपन कहते हैं, वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है वो सिक्रीट होने लगते हैं। तो हार्मोन्स का सिक्रीशन यहाँ पर होगा, तो हार्मोन्स जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि किशोरावस्था, जैसे इंडिया में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स्ड क्लाइमेट रहता है, तो जनरली एवरेज देखा जाए, ठीक है ना, तो औसतन जो है वो इसमें 12 से 13 साल से लेकर 18-19 साल तक की जो एज होती है उसको जुवेनाइलिटी में काउंट किया जाता है। इसमें चेंजेस क्या आएंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो रिप्रोडक्टिव, या फिर सीधा लिख सकते हो गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड, ठीक है। युग्मकों का निर्माण, युग्मक जनन कह सकते हो आप, युग्मक जनन होने लगता है, युग्मक जनन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। युग्मक जनन प्रारंभ हो जाता है, गैमेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर अब क्या होगा कि जैसे मेल है, ह्यूमन मेल है, ठीक है ना, अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ह्यूमंस के अंदर मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आना, एंड्रोजन हार्मोन्स आना, ठीक है। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होना, तो वो जुवेनाइलिटी फेज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। किशोरावस्था में इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है। तो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलप होना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन के कारण जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण आने लगते हैं कि भाई जो एडम्स एप्पल होता है मेल का वो डेवलप हो जाता है, फेस पर जो है वो दाढ़ी और मूछें आने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आवाज़ का पतला हो जाना, है ना, हाई पिच होना, लो पिच होना वॉइस का, तो वो सारे चेंजेस जो होते हैं उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या होगा कि वो कब होगा, वो जुवेनाइलिटी फेज में ये पहली बार चेंजेस मिलेंगे। बिहेवियरली चेंजेस जो आते हैं, जो अचानक से जो बच्चे होते हैं, एक तो उनमें क्या होता है कि सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होती है, कि लर्निंग एबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किशोरावस्था फेज में। इसीलिए इस एज फेज के अंदर ही आप लोगों के जो मैक्सिमम जो डिफ़िकल्ट क्लासेस हैं, जो डिफ़िकल्ट कोर्सेस आप पढ़ रहे हो वो ज़्यादातर जुवेनाइलिटी के फेज में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वक्त पर क्या होता है कि सीखने की क्षमता, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, सीखने की क्षमता जो है वो जुवेनाइलिटी फेज में ही डेवलप होती है। और रिप्रोडक्टिवली वाइज की बात की जाए तो गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक जनन स्टार्ट हो जाता है, यानी स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वक्त पर भी रिप्रोडक्शन तो हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली देखा जाए कि रिप्रोडक्शन के लिए जो एकदम एग्जैक्ट जो फेज मानी गई है वो जुवेनाइलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये मेनली हार्मोनल चेंजेस वाली फेज मानी जाती है। उसके बाद आती है थर्ड फेज ऑफ लाइफ, एडल्टहुड फेज, एडल्टहुड फेज, वयस्कावस्था,
वयस्क अवस्था, देखिए वयस्क अवस्था जो होती है वो लगभग आपके 20-21 साल से 21 साल से मान लीजिए, ठीक है ना, 21 ईयर्स से 30 to 35 ईयर्स तक मानी जाती है, ठीक है ना। तो 30 to 35 ईयर्स जो होती है, ठीक है ना, वो वयस्क अवस्था मानी जाती है। 30 साल में, मेनली 20 से 30 साल के बीच में होता है, ठीक है। तो 20 से 30 साल के एज के जो पर्सन्स होते हैं उनको एडल्ट माना जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा कि रिप्रोडक्टिवली मैच्योर फेज, मतलब देखिए जो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिवली ये मैच्योर फेज है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि क्या होगा प्रजनन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही हो सकता है। मतलब अगर अपन फिजिकली देखें, है ना, मेडिकल के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इस फेज में अगर रिप्रोडक्शन किया जाता है तो वो बेस्ट होता है ना। इसके कारण बॉडी जो पेरेंट्स होते हैं उन पर भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि जुवेनाइलिटी फेज के अंदर फीमेल की बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, ठीक है। जबकि यहाँ मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, एडल्टहुड फेज में, तो यहाँ पर फीमेल जो है वो पूरी तरह से मैच्योर होगी। मेंटली भी प्रोग्रेस होता है, ठीक है ना, मेंटली ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी जो है वो हर तरीके से व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो मैच्योरिटी फेज जो होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट फेज मानी गई है, ठीक है ना, पूरी तरीके से, कि यहाँ पर जो है वो गैमेट फॉर्मेशन भी अच्छे से चल रहा होता है, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम फुल्ली फंक्शनल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, फिर उसके बाद आती है अपनी अधेड़ावस्था, जैसे 40-45 साल के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ मानी जाती है। उसको अपन कंसिडर ना करते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज आती है अपने एजिंग फेज, वृद्धावस्था। देखिए वृद्धावस्था जैसे 50-60 साल की एज के हो गए, ठीक है ना, 50-60 साल से मतलब, है ना, 50 टू अपन जितने भी ईयर्स हैं आगे की बात करें, ठीक है ना, तो 50 से 70-80 साल जो भी हैं, मतलब, ठीक है ना, जितने भी ईयर्स होते हैं तो वहाँ तक जो है वो पूरी वृद्धावस्था एजिंग फेज होती है, ठीक है। अब एजिंग फेज जो है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल चाइल्डहुड फेज के ऑपोजिट फेज है ना। जैसे चाइल्डहुड फेज के अंदर क्या था कि ये ग्रोथ फेज थी, एक तरीके की वृद्धि की प्रावस्था थी कि इसमें नई कोशिकाएं बन रही थी, तो बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो बन रही है, अभी स्टार्ट हो रही है, नई कोशिकाएं बन रही है। तो यहाँ पर तो ऑर्गन स्ट्रांग हो रहे थे। और एजिंग फेज में क्या होगा वृद्धावस्था में कि वही सेल्स जो हैं वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी मतलब इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे जैसे इनकी कम हो जाएगी, उपापचय क्रियाएं कम हो जाएगी, तब उस वक्त पर क्या होगा, वृद्धि रुक जाएगी, है ना। वैसे देखा जाए तो वृद्धि जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पर रुक जाती है। एक तरीके से बॉडी जो होती है वो डिके होने लग जाती है कि भाई सेल्स अब कम होने लग गई, जैसे कहते हैं ना फेस पर रिंकल्ड आने लग जाते हैं बॉडी पे, ठीक है ना। स्किन जो है वो ढीली पड़ जाती है क्योंकि अब इतनी ज़्यादा सेल्स तो बनेंगी नहीं, साफ सी बात है। तो इस कंडीशन में जो सेल्स होती हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम करने लग जाती हैं, ग्रोथ जो होती है वो कम पड़ जाती है ना। बोन्स का वीक हो जाना वगैरह ये सब नॉर्मल सी जो है वो इसके सिम्टम्स होते हैं। सो एजिंग जो है, एजिंग वृद्धावस्था जो है वो चाइल्डहुड की जस्ट ऑपोजिट होती है, ठीक है। अब जैसे एक बात समझना, एडल्टहुड फेज की अपन बात करें, रिप्रोडक्टिवली बात की जाए तो अपने फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स जो हैं उनके अंदर जुवेनाइलिटी फेज से रिप्रोडक्शन की पावर जनरेट होती है और पूरे 50 साल तक, है ना, 45 से 50 साल के बीच तक जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। उस 45 से 50 साल के बाद जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फीमेल के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वगैरह जो थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो जुवेनाइलिटी में डेवलप हुए थे, बनना स्टार्ट हुए थे, वो अब 45 और 50 साल की एज में क्या होगा, बंद हो जाएंगे। मतलब उनमें गैमेट्स फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाएगा, मेस्ट्रुअल जो है वो बंद हो जाएगा, मेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। तो मासिक चक्र बंद हो गया, मेस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, गैमेट फॉर्मेशन कम हो गया, मतलब हार्मोनल लेवल कम हो गया। तो सोच के देखिएगा, ये जो 40 साल की जो एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक अलग सा ही मतलब चेंजेस आने लगते हैं बिहेवियर की, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा बहुत आने लग जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली तो उनमें ये क्यों होता है, क्योंकि ये बॉडी की एक्टिविटी चल रही है, हार्मोनल लेवल जो है वो कम हो रहा है। हार्मोनल लेवल कम होगा तो भी बिहेवियर में चेंज आएंगे। और जो 13-14 साल की एज होती है ना, 15-16 साल जो भी है, तो जुवेनाइलिटी के फेज में भी हार्मोन बन रहे होते हैं तो भी बिहेवियर में चेंज आता है।
है ना। बच्चे जो है वो थोड़े से जिद्दीपन हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों हो जाते हैं जुवेनाइलिटी फेज में थोड़े से जिद्दी क्यों हो जाते हैं बच्चे? क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो हार्मोन अगर बढ़ेंगे तो भी क्या होगा, तो भी बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है ना। और हार्मोन्स कम होंगे तो रिप्रोडक्शन पावर भी कम हो जाएगी। और हार्मोनल चेंजेस के कारण केवल रिप्रोडक्शन में ही चेंज नहीं आता, उनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी भी कम नहीं होती, बल्कि प्रजनन के साथ साथ बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ देखने को मिलता है, हार्मोनल कम हो गए। फिर उसके बाद में लास्ट फेज आती है सेंसेंस फेज, जीर्णता प्रावस्था। जीर्णता प्रावस्था, देखिए सेंसेंस फेज जो होती है, जीर्णता प्रावस्था जो होती है, वो लगभग बात करें 70 साल से ऊपर की तो होती है, ठीक है ना। तो 70 साल से ऊपर की तरफ क्या होगा कि अब जो लगभग जो 100 ईयर्स के पास जो ही है, ठीक है ना, वहाँ पर बिल्कुल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ही लो हो जाएंगी, मतलब और लो होती जाएंगी। जो उपापचय क्रियाएँ हैं शरीर की वो बहुत कम हो जाएंगी, बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, चलना उठना बैठना इतना काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जीर्णता के अंत में यानी सेंसेंस फेज के लास्ट में पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। जो जीर्णता है उसके लास्ट में जो है वो क्या हो जाएगी, एक पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि डेथ जो है नेचुरल डेथ कब होती है? तो सेंसेंस एज जब एंड होती है, जीर्णता प्रावस्था जब अंत होती है, तो उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सेंसेंस के एंड में डेथ होगी, उसको ये अपन कहते हैं नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु। तो प्राकृतिक मृत्यु का मतलब है कि जब बॉडी को कोई बीमारी वगैरह से डेथ नहीं हुई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, अब बॉडी की सेल्स इतने काम कर ही नहीं सकती, इतनी एक्टिविटी शो कर ही नहीं सकती, इस कारण से सेंसेंस फेज के लास्ट में जो डेथ होती है उसको अपन कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु, है ना। प्राकृतिक मृत्यु से कहा जाता है। तो ये होते हैं अपनी लाइफ स्पान जो है वो अपने ये 5 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है ये चैप्टर। तो 12th क्लास है, 10th क्लास है या नीट के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए ये हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो आप सभी इसमें देख सकते हैं और आपकी बुक के अकॉर्डिंग जितना कंटेंट है उस चीज़ को रेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चैनल अभी इनिशियली मैं वीडियोस डाल रही हूँ, सो देन बाद में जो है वो इसकी अलग अलग प्लेलिस्ट और बन जाएगी कि 10th क्लास के लिए अलग हो गया, बाकी ये तो सभी के लिए कॉमन है, तो इसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2-4 बातें और करते हैं अपन कि जैसे रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन क्या, लाइफ स्पान की बात करें अपन। जैसे अब अगर ये देखा जाए कि किसी का लाइफ स्पान कितना होता है, किस प्रकार से होगा, तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो लाइफ स्पान है, जो जीवन के जो काल है, जीवन काल जो होता है वो किसी के शरीर के आकार से निर्धारित नहीं होता, ठीक है ना। कभी कभार लोगों को लगता है कि जो एलिफेंट है उसका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता होगा और जो नॉर्मल अपन कहें कि एक कौवा है या पैरेट है तो उसका जो है वो लाइफ स्पान अलग अलग होता होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई किसी की बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पान ज़्यादा होगा, उसका जीवन काल ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जीवन काल जैसे कि अपन बात करें कि बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। लाइफ स्पान डज नॉट डिपेंड्स ऑन बॉडी शेप और बॉडी साइज, ठीक है। जैसे कि आप पैरेट की बात कीजिए, पैरेट और क्रो जो है ना, कौवा और तोता जो होता है, इनका बॉडी का शेप साइज वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। लेकिन पैरेट जो है वो 150 ईयर्स तक, 100 to 150 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, उसका लाइफ स्पान इतना होता है। जबकि क्रो का देखा जाए तो इसका बहुत ही कम है, 30 से 50 साल तक जो है वो इसका है ना लाइफ स्पान होता है, तो बहुत ही कम इसका लाइफ स्पान होगा। तो दोनों की बॉडी में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, फिर भी इनके अंदर क्या मिलेगा आपको, लाइफ स्पान अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। कुछ काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो जिनका लाइफ स्पान हज़ारों सालों तक होता है, ठीक है ना, काफ़ी हज़ारों साल तक होता है। अपन सारी बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, सारी पूरी एक लिस्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लांट है जिसका हाईएस्ट लाइफ स्पान है वगैरह, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखें। तो लाइफ जो है वो बॉडी के साइज या शेप पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक छोटी सी बात है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो तो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लाइफ का, मतलब एक से दूसरी लाइफ बन रही है, दूसरी से तीसरी लाइफ बनती जा रही है। मतलब एक जीव दूसरे जीव को बना सकता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो नेचर है वो आना सबसे पहले ज़रूरी था।
तो इस अर्थ पर जब ऑर्गेनिज्म बने थे तो ध्यान रखना रिप्रोडक्शन की शुरुआत जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर ही हो गई थी। मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे? जैसे देखिए रिप्रोडक्शन में वास्तव में हम यही तो कह सकते हैं कि भाई एक सेल से दूसरी सेल प्रोड्यूस होती है। जैसे एग और स्पर्म है, एग सेल है, ठीक है, और स्पर्म सेल है, शुक्राणु कोशिका है, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु कोशिका ये दोनों आपस में मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करती है, यानी युग्मनज का निर्माण करती है। और युग्मनज जो होता है वो भी क्या है, एक तरीके की सेल ही है, कोशिका होती है। और इसी युग्मनज से जो है वो इस युग्मनज में इस जो जाइगोट है इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है बार बार, और तभी एक पूरा जीता जाता एक मनुष्य बन जाता है ना। 9 मंथ के पीरियड के दौरान क्या होता है, वही मल्टीप्लिकेशन होता है इस जाइगोट के अंदर, है ना, सिंपल सी चीज़ है। और वो 9 महीने के बाद जो एक मनुष्य का जन्म होता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो गुण है ना वो केवल एक कोशिका के अंदर नहीं है ना, जैसे इसके अंदर आ गया तो जो गुणन करने का जो नेचर है, मल्टीप्लिकेशन का गुण केवल एक कोशिका में नहीं होता। शुरू में जो कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे आणविक स्तर पर प्रजनन का जो है वो स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि डीएनए की बात करें अपन, हमारी कोशिका में पाए जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल अणु होता है डीएनए। डीएनए जो है उसने क्या किया था शुरू में जब डीएनए बना तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का नेचर पाया जाने लग गया, प्रतिलिपिकरण का। तो ये देखा गया कि जो डीएनए है उसने प्रतिलिपिकरण किया। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। तो डीएनए जो है वो उसने प्रतिलिपिकरण किया, मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या, रेप्लिकेशन किया। रेप्लिकेशन करके उसने क्या करा, बिल्कुल सेम टू सेम एक और डीएनए बना लिया, मतलब अपनी कॉपी बना ली। मतलब जब कभी भी, ये तो एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला, एक सेल में पाए जाने वाला मॉलिक्यूल होता है। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि जब डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है और डीएनए कोशिका में पाया जाता है, तो क्यों ना सेल्स भी खुद को रेप्लिकेट कर सकती है और एक से एक नई सेल्स बना सकती है। और अगर सेल्स मल्टीप्लिकेशन कर सकती है तो क्यों ना एक ऑर्गेनिज्म भी खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो एक से ही दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, ठीक है ना, बन जाए। तो काफ़ी सारी जो है वो आप हमें क्या देखने को मिला कि ये जो रिप्रोडक्शन का जो नेचर है ये आया सारा का सारा रेप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन के कारण, गुणन करने के कारण आया। तो जब डीएनए ने खुद को मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि आगे जाकर जब सेल्स बनी, कोशिकाएं बनी, तो उनमें भी क्या था, गुणन की क्षमता पाई गई। फिर पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, अलैंगिक जनन आया, तो उसमें केवल एक जीव अपने आप को मल्टीप्लाई करता था और खूब सारे जीव बना लेता था। नेक्स्ट लेक्चर में सारी बातें करेंगे अपन, ठीक है। फिर बाद में जब लैंगिक जनन विकसित हुआ तो लैंगिक जनन के अंदर देखा गया 2 सेल्स आपस में मिलकर भी एक नए जीव को बना सकती है। मतलब 2 डीएनए की मिक्सिंग भी हो सकती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 डीएनए की मिक्सिंग ही तो हो रही है। एग सेल में अलग डीएनए, स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका में अलग डीएनए, दोनों का मिक्सअप हुआ तो डीएनए ने 2 डीएनए मिक्स होकर भी एक नई कोशिका बना सकते हैं। फिर यही कोशिका जाइगोट जो है, जो युग्मनज है, इसने मल्टीप्लाई करके नए जीव को बनाया, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर का बिल्कुल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया है। आगे अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ह्यूमंस में पढ़ेंगे अपन प्रजनन को, ठीक है ना, मानव के अंदर प्रजनन पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहिए आप, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।